सभी कर्मचारी साथियों को नमस्कार। मैं गजेंद्र विष्णु एक बार पुनः आप सभी का हमारे नए चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ग्रीष्म अवकाश प्रकरण की वजह से यदि किसी कर्मचारी की पुरानी सैलरी बकाया चल रही है, चाहे 1988 की हो, 87 की हो, 99 की हो, 94 की हो, कभी की भी ओल्ड सैलरी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इसी प्रकार से आईएफएमएस पर यदि 2022-23 से पहले की भी यदि आप सैलरी बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आपको ओल्ड सैलरी प्रोसेस के तहत बनानी है। यदि आप वेतन पैटे उसको पेमेंट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, सैलरी एरियर अलग चीज़ है और सैलरी देना अलग चीज़ है। एरियर कब मिलता है? जब कर्मचारी को पहले सैलरी मिल गई और उसका कुछ हिस्सा है वो बाकी रह गया तो सैलरी एरियर बनाना है। लेकिन ग्रीष्म अवकाश प्रकरण के अंदर तो क्या हो रहा है, उनको सैलरी ही नहीं मिली थी, इसलिए उस कर्मचारी को सैलरी के माध्यम से ही पेमेंट को भुगतान किया जाना है। तो आप लोग सैलरी के माध्यम से किस प्रकार से पुराने बिल प्रोसेस करेंगे इसके संबंध में हमने हमारे पुराने चैनल पर वीडियोज़ बना रखा है, लेकिन उस चैनल पर अभी हम लोग वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नई प्रोसेस के साथ हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं किस प्रकार से ओल्ड सैलरी के माध्यम से आप लोग पुराना से पुराना सैलरी बिल यदि बकाया है प्रोसेस कर पाएंगे, कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स हो सकती है, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। एक बार पुनः स्वागत करते हुए सभी से निवेदन करूँगा, आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए साथ ही वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, डीडीओ लेवल पे आना है, क्योंकि वेतन से संबंधित सारे काम डीडीओ लेवल पे होते हैं, एचओ लेवल पे नहीं होते हैं। आप लोग डीडीओ लेवल में पहुंचते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप कहाँ क्लिक करेंगे साथियों, बिल्स के अंदर। इसको थोड़ा ढूंढने में आपको थोड़ा अटपटा सा लगेगा। बिल्स पे क्लिक करते हैं, बिल्स के अंदर सैलरी बिल्स, यहाँ बिल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इतने सारे ऑप्शन खुलते हैं, इसमें से आपको सैलरी बिल पे क्लिक करना है। सैलरी बिल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे। 2 नंबर ऑप्शन खुलता है सैलरी प्रिपरेशन, यहाँ इस सैलरी प्रिपरेशन पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो दूसरे नंबर पे ऑप्शन आता है ओल्ड सैलरी रिलेटेड डाटा। आप इस पे क्लिक करेंगे, इस ओल्ड सैलरी रिलेटेड डाटा पे क्लिक करते हैं तो आपके ओल्ड सैलरी के डाटाज जो पहले से बने हुए हैं वो दिख सकते हैं। अब जैसे हमारे ये 2 कर्मचारी जिनके ओल्ड सैलरी रिक्वेस्ट के डाटाज ट्रेजरी से अप्रूव हो चुके हैं, जिनको हम बना रहे पाएंगे बिल, इनका 1 जून 97 से लेकर 30 जून 97 तक का बिल बाकी है। तो आप नए व्यक्ति का बनाना चाह रहे हैं तो एड न्यू पे क्लिक करेंगे। जिनके भी ये पहले से रिक्वेस्ट नहीं अप्रूव हो रखी होगी उनके यहाँ खाली दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, और एड न्यू का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। एड न्यू पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग एड न्यू पे क्लिक करते हैं तो किस कर्मचारी को बनाना चाह रहे हैं, ऑल पे सेलेक्ट करेंगे तो आपके जितने कर्मचारी वो सब शो करेंगे, नाम से, एम्प्लॉय आईडी से, ग्रुप से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं नाम के सारे सर्च कर रहा हूँ, नाम के 4 डिजिट लिखा, सर्च किया, उस कर्मचारी का नाम आ गया और सेलेक्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने सेलेक्ट पे क्लिक किया तो आपको पहले उस कर्मचारी को कौन से ग्रुप में है वो देख लेना है। वो हमारे जिस भी ग्रुप में, आपके बहुत सारे ग्रुप बने हो सकते हैं ऑब्जेक्ट हेड वाइज, तो आप यहाँ पे उस ग्रुप को सेलेक्ट कर लेंगे किस ग्रुप के कर्मचारी का हम बनाना चाह रहे हैं, जिसका बनाना चाह रहे हैं वो कौन से ग्रुप में है। उसके बाद उसकी सर्विस कैटेगरी क्या है, स्टेट सर्विस है, सब ऑर्डिनेट है, ऐसे भी है, वो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप सर्विस सब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सब कैटेगरी के अंदर वो किस डिपार्टमेंट की सर्विस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, जैसे राजस्थान एजुकेशनल सब ऑर्डिनेट सर्विस, राजस्थान एजुकेशनल स्टेट सर्विस, इसी प्रकार से रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सर्विसें होती है, पंचायती राज की सर्विसें होती है, पुलिस डिपार्टमेंट की सर्विसेज अलग होती है। तो जिस भी डिपार्टमेंट का आप बनाना चाह रहे हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर, यानी किस तरह का उनका वर्तमान के अंदर क्या पद है। हो सकता है उस समय वो 3rd ग्रेड था या दूसरे विभाग में नौकरी करता था, अब किस पद पर है वो अभी का वर्तमान का पद आपको लिखना है। और अभी यहाँ पे कमीशन आपको उस समय का सेलेक्ट करना है जिस समय का आप उसका सैलरी बनाना चाह रहे हैं। यदि आप 1997-98 का बनाना चाह रहे हैं तो स्वाभाविक है वहाँ 7वां पे न होकर के 5वां पे कमीशन था। 1/1/2006 के बाद 6ठा पे कमीशन आया, 1/1/2017 के बाद 7वां पे कमीशन आया। आपको ध्यान रखना है कौन से पे कमीशन में उस समय वेतन आहरित हुआ, वो पे कमीशन आपको उस समय का सेलेक्ट करना है, ना कि वर्तमान का। जिस समय का सैलरी बिल बनाना चाह रहे हैं उस समय का पे कमीशन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जिस कर्मचारी का मैं बनाना चाह रहा हूँ उसका 5वां है तो मैं यहाँ 5th सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद एम्प्लॉय स्टेटस, वर्तमान उसकी स्टेटस क्या है, रिटायर्ड हो गया, सस्पेंड हो गया, एक्टिव है, तो आपको एक्टिव पे क्लिक करना है क्योंकि कर्मचारी एक्टिव ही है हमारा। और एम्प्लॉय सैलरी स्टेटस, सैलरी भी उसकी एक्टिव बन रही है। एक्चुअल पोस्ट वो कौन से बजट हेड से उसके एक्चुअल पोस्ट को वो धारित कर रहा है, हमने उनको पोस्ट कौन सी एलोकेट कर रखी है, वो एक्चुअल पोस्ट सेलेक्ट करनी है। और ये करने के बाद एड डाटा आपको ब्लू कलर में दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते इफेक्टिव फ्रॉम और इफेक्टिव टू, कब से कब तक का बिल बनाना चाह रहे हैं। जैसे हम इन कर्मचारी का कब से कब तक का, 1997 की 1 जून 1997 से लेकर के 30 जून 1997 तक का बनाना चाह रहा हूँ। कई कर्मचारियों को 16 मई से बनाना पड़ सकता है आप लोगों को,
कई कर्मचारियों के बहुत 2012-13 का भी कोई बिल बाकी हो तो वो बना सकते हैं, जो भी बिल बाकी हो। बस शर्त है यहाँ पे ईयर कब आएगा, जब उसकी सर्विस डिटेल के अंदर उसकी प्रथम ज्वाइनिंग डेट सही लिखी हो। कई कर्मचारी क्या हुआ, जैसे पहले ग्रीष्म अवकाश प्रकरण के अंदर क्या करते थे, 1 जुलाई को पुनः ज्वाइन करवाते थे और ग्रीष्म अवकाश में उनको छुट्टी कर देते थे, रिलीव कर देते थे। आपने यदि उसकी सर्विस डिटेल के अंदर प्रथम ज्वाइनिंग डेट जुलाई लिख रखी है, जैसे इन कर्मचारी की यदि 1 जुलाई 1997 लिखी होती सर्विस डिटेल के अंदर, तो यहाँ पे आगे जैसे मैं ये ईयर सेलेक्ट कर लिया, ईयर पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मंथ आएगा। अब इस कर्मचारी का जब यदि 1 जुलाई डेट किया होता तो ये पहले वाले जो आपको हाईलाइट नहीं दिख रहे हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, इस कर्मचारी की ज्वाइनिंग अप्रैल के अंदर है। अप्रैल के अंदर ज्वाइनिंग मेरे कहाँ पर ऐड है, एम्प्लॉय की सर्विस डिटेल के अंदर। यदि एम्प्लॉय की सर्विस डिटेल के अंदर ज्वाइनिंग डेट अपडेट नहीं होगी तो यहाँ पे पहले के महीने हाईलाइट नहीं होंगे। यदि वो कर्मचारी जैसे पहले जुलाई के अंदर पोस्टिंग हो आपने दर्शा रखी है तो जून का सैलरी नहीं बना पाएंगे। आपको ध्यान रखना है उसकी जो ग्रीष्म अवकाश प्रकरण का निस्तारण हुआ तो उसमें डेट क्या मानी गई, वो डेट आपको यहाँ पे पहले उसकी सर्विस डिटेल मॉडिफिकेशन के अंदर जाकर के प्रथम ज्वाइनिंग डेट वो लिख लेनी है, तभी जाकर के आगे का काम हो पाएगा। अब मैं इस कर्मचारी का जून महीना सेलेक्ट कर लिया, डेट डाल दी 1 जून 97 से, इधर भी मैंने डेट डाल दी 30 जून 1997 तक कर दी। और यहाँ पे स्केल, यहाँ पे स्केल की बात करूँ तो साथियों आपको वर्तमान में उस कर्मचारी का क्या पे स्केल है वो सेलेक्ट करना है। यानी L 10 में चल रहा है, 11 में चल रहा है, 12 में चल रहा है, 14, 16 जो भी चल रहा है, जिस भी L में वो कर्मचारी अभी चल रहा है वो L सेलेक्ट करना है, ना कि आपने तो पहले तो वहाँ के 5वां पे कमीशन सेलेक्ट करवाया और यहाँ अभी 7वें का करवा रहे हो। तो ये साथियों वर्तमान की पे स्केल ले रहा है, पुरानी पे स्केल नहीं ले रहा है। तो आपको यहाँ पे वर्तमान की पे स्केल में से जो भी उसकी पे स्केल चल रही है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद बेसिक पे, ये बेसिक पे साथियों आपको जब 7th पे करते तो यहाँ ऑटोमेटिक ले लेता, लेकिन बेसिक पे आपको 5वां वेतन आयोग या 6ठा वेतन आयोग होगा तो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा, मैनुअली आपको लिखना पड़ेगा। अंतर तालिका आपने बनाई होगी, उस समय का आपने पूरा डाटाज देखा होगा, उस समय उसको सर्विस बुक के अंदर कितना पेमेंट दिया जा रहा था, बेसिक कितने पे था, उसको डीए कितना मिला, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी, उसके अनुसार एक अंतर तालिका बना लेनी है कि मिलना कितना चाहिए था, मिल गया कितना, 0 मिला था, उस समय मिला ही नहीं था, वेतन कितना बाकी वो आप लोग एक बार देख लें, उसका हिसाब किताब कर लें, जितना बेसिक देना है वो ऑटोमेटिक। और जो आपने डेट सेलेक्ट करी उस डेट के दौरान 5वें वेतन आयोग में या जो भी वेतन आयोग था उसके अंदर डीए रेट क्या चल रही थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज, आपको यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद उस समय उसको गवर्नमेंट क्वार्टर की फैसिलिटी थी या नहीं, यहाँ ऑटो सेलेक्ट के अंदर यस ही आएगी। तो आपको इसको यदि उसने HRA नहीं लेना है, उस समय उसको गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉट हो रखा था, जब जिस कर्मचारी को गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉट हो रखा होता है उसको HRA नहीं मिलता है। यदि HRA नहीं लिया, क्वार्टर नहीं मिला हो तो उसको HRA लेना था तो यहाँ पे नो पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही नो पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ 2 ऑप्शन आएंगे, HRA परसेंटेज के अनुसार या फिक्स। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा या फिक्स्ड पे क्लिक करिएगा। जैसे ही फिक्स्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राशि लिखने का आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा, तो आप देख लेंगे उसको कितनी राशि दी जानी थी, वो यहाँ पे राशि लिख लेंगे। उसके बाद हाफ पे देना चाह रहे हैं या फुल पे, तो यहाँ हाफ पे यस नहीं करना, आपको नो ही रखना है। और यहाँ पे अलाउंस और डिडक्शन सेलेक्ट करते समय ध्यान रखिएगा उस कर्मचारी को किस तरह के उस सैलरी के अंदर अलाउंस देने हैं और किस तरह के हमें डिडक्शन करना है, वो सारे अलाउंस और डिडक्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे होंगे, तभी जाकर के आगे सही तरीके से आप लोग इस बिल को यानी इस रिक्वेस्ट को आगे सबमिट कर पाएंगे। तो मैं इस कर्मचारी को बेसिक भी देना चाह रहा हूँ, डीए भी देना चाह रहा हूँ, HRA भी देना चाह रहा हूँ, थोड़ा बहुत GPF भी काटना चाह रहा हूँ, मैं इनकम टैक्स के रूप में भी कुछ राशि काटना चाह रहा हूँ। यानी जो आप कटौती करने चाह रहे हैं, जो आप उसको अलाउंस देना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ कैलकुलेट का ऑप्शन दिखेगा आपके सामने, इस कैलकुलेट वाले पे क्लिक करेंगे तो उसकी राशि कैलकुलेट होगी। वो कैसे, देखिए उसको यहाँ पे आपको शो करेगा, देख ये मंथ आ रहा है जून 1997, दिन कितने 30, कब किस डेट से किस डेट तक, और यहाँ पे बेसिक के अंदर 4000 आपने वहाँ शुरुआत में लिखा इसलिए यहाँ 4000 ले लिया। यदि आप इसे कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। उसके बाद डीए उसको कितना देना है 8% के अनुसार ऑटोमेटिकली हो गया। HRA आपने यहाँ पे लिखा वो ऑटोमेटिक इसने कैलकुलेट कर लिया। GPF आप कितना काटना चाह रहे हैं ये खाली आएगा, इसे आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि कोई साथी 16 मई से सैलरी बनाना चाह रहा है किसी की, मई की 16 मई से लेकर के 31 मई की बनाना चाह रहा है, उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे डेट है वो 16 मई 97 से लेकर 30 जून 97 यदि मैं करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगी डेट्स। अब यहाँ मई महीना आ गया, मई के अंदर यहाँ क्या कर रहा है, ये 4000 की जगह कितना दे रहा है 2065 रुपये। आपको यहाँ पे विशेष ध्यान देना है
कि जब ये राशि कब कितने दिनों की मान रहा है, ये 16 दिनों की, और राशि कितनी दे रहा है, इतनी। अब हमें क्या करना है, ये मई का जो हिसाब किताब है इसमें आपको पूरे महीने की कितनी बनती है, जितनी जून की बनती है उतनी डिटेल लिखनी है। जैसे यहाँ आपको 2065 को काटते हुए 4000 लिखना चाहिए, और यहाँ 165 की जगह फुल कितना बन रहा है उतना लिखना चाहिए। HRA 200 की जगह फुल जितना बन रहा है उतना लिखना है। GPF टोटली कितना काटना है आपको उतना लिखना है। यानी जितना काटना चाह रहे हैं GPF वो महीने के अनुसार नहीं पूरा करेगा, डे के अनुसार नहीं कटेगा। कटौती हमेशा पूरी लेगा, डे के अनुसार नहीं। आपको यहाँ पे पुनः बताना चाहूँगा, मई में यदि आप जो डिफॉल्टली डेट के अनुसार कम होकर के राशि आ रही है इसको रखेंगे, तो जब पार्शियल बनाएंगे तो इसमें से 16 दिन और कम, 15 दिन और कम कर देगा, लगभग 1000 के आसपास राशि बनाएगा, आधी राशि बनाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश रहेगी यहाँ पे राशि फुली लिखें, पूरी लिखें, जितनी पूरी महीने की बनती है। जैसे मई की पूरी सैलरी कितनी बननी चाहिए थी उतनी आप पूरी लिख दें और यहाँ दिन 16 रखें। तो जब इसकी आप पार्शियल के थ्रू आगे जाके जब ट्रेजरी से अप्रूव हो जाएगा तब पार्शियल बनेगा 16 तारीख से, तब ये राशि ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे राशि पूरी लिखनी है, महीने में जितनी मिलनी चाहिए वो पूरी महीने की लिखनी है, न कि दिनों की। पुनः निवेदन करूंगा, पूरी राशि लिखिएगा, आपका बिल है वो सही बनेगा। आप 16 दिनों के हिसाब से राशि लिखेंगे, जब पार्शियल में बनाएंगे प्रॉब्लम आएगी, राशि आधी आएगी, फिर वापस आपको ट्रेजरी संपर्क करना पड़ेगा, वो उसको डिलीट करवाना पड़ेगा, पुनः रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, फिर ट्रेजरी अप्रूव करवाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप लोग ध्यान रखिएगा और आपको है वो यहाँ पे राशि पूरी लिखनी है। जो आ रही है उसको काटो, इसको हटाओ और पूरी जो राशि होती है महीने की वो आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, आपने जैसे देखिए मैंने ये जो जून में लिखी, ऐसे कैसे आप मई की भी पूरी राशि लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, आप लोग सेव करिएगा, ये यहाँ पे राशि जुड़ जाएगी सब कुछ। इसके संबंध में जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो वो डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा और प्रोसेस पे क्लिक करिएगा। जैसे हम लोग प्रोसेस पे क्लिक करेंगे कन्फर्म हो जाएगा, ओके हो जाएगा। अब आपने जो रिक्वेस्ट करी ओल्ड सैलरी वो कहाँ गई, ऑल रिक्वेस्ट के अंदर ऑप्शन आएगा। इस ऑल रिक्वेस्ट के अंदर देखिए ओल्ड सैलरी रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ओल्ड सैलरी रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये क्या हुआ, आपके इस तरह से सबमिट हो गई लेकिन अभी पेंडिंग है। पेंडिंग कहाँ पर, यहाँ पे उस कर्मचारी का नाम आएगा, ट्रेजरी ऑफिसर्स का नाम आएगा, जिस ट्रेजरी ऑफिसर के पास ये रिक्वेस्ट पेंडिंग है। जब तक यहाँ पे रिक्वेस्ट पेंडिंग रहेगी तब तक, अभी मैंने जो शुरुआत में आपको दिखाई हमारे 2 कर्मचारियों के नाम आ रहे थे, वहाँ बिल वाले के अंदर आपका नाम शो नहीं करेगा, ओल्ड सैलरी डाटाज के अंदर उस कर्मचारी का नाम जब तक शो नहीं करेगा, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगी, यहाँ से इनका नाम हट नहीं जाएगा और यहाँ पे भी कंप्लीट पेंडिंग की जगह कंप्लीट लिखा आ जाएगा, तब जाकर के आपका डाटा वहाँ आएगा। अब देखिए ये 2-4 दिन वेट करिए, ट्रेजरी से संपर्क करिए, ट्रेजरी से इस चीज़ को अप्रूव करवाइए कि हमने ओल्ड सैलरी की रिक्वेस्ट भेजी है, उसे हमारी अप्रूव करिए। ओल्ड सैलरी की रिक्वेस्ट जैसे ही अप्रूव हो जाएगी तब क्या होगा, वापस वही आपको कहाँ जाना है, सैलरी बिल। सैलरी बिल के अंदर सैलरी प्रिपरेशन, इसके अंदर ओल्ड सैलरी रिलेटेड डाटा, इस पर वापस क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे जिस कर्मचारी की ट्रेजरी से अप्रूव हो गई उसका नाम यहाँ पे शो कर लेगा। अब जिस कर्मचारी की अप्रूव हो गई वो यहाँ पे शो करेगा। और एक कर्मचारी का आप देख पा रहे हो केवल ये ऐसा तीर का निशान दिख रहा है, एक कर्मचारी की कॉपी का और डिलीट के दोनों निशान दिख रहे हैं। जिसका अभी तक बिल नहीं बना है, जिसका आपने आगे प्रोसेस नहीं किया, वो व्यक्ति ये है, और जिसका बिल बना चुके हैं वो व्यक्ति ये नीचे वाला है। अब मैं इस व्यक्ति का करना चाह रहा हूँ, तो मैं यदि यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, ये जो कॉपी की तरह का निशान दिख रहा है इस पर क्लिक करना रहेगा आप लोगों को। इस पर निशान पे क्लिक करते हैं तो आपको इनकी डिटेल खुल जाएगी, लेकिन आप इसे डिलीट वाले से पहले वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये कन्फर्म मांगेगा, ओके करिएगा। ये फेल्ड भी दिखा सकता है, ये फेल्ड क्यों दिखा रहा है इसका रीजन मैं आपको आगे जाके दिखाने वाला हूँ साथियों। फेल्ड हुआ है लेकिन इसकी रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो गई है। अब आप क्या करिएगा, उस कर्मचारी की वही वापस पार्शियल प्रीवियस मंथ सैलरी, अपन सैलरी बिल के अंदर जाते हैं तो वहाँ 4 ऑप्शन दिखते हैं, ऑटो और ऑटो सैलरी नॉट प्रोसेस, रेगुलर सैलरी मैनुअल और यहाँ पार्शियल प्रीवियस मंथ सैलरी। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्या होगा, आपको कौन से महीने का कौन से ईयर का आप पार्शियल है वो बनाना चाह रहे हैं, सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी कर्मचारी होंगे उनकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ इस कर्मचारी को सिलेक्ट करते हुए इनिशिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे इनिशिएट पे क्लिक करेंगे साथियों बिल है वो बन जाएगा उस कर्मचारी का। अब हम लोगों को ऑटो सैलरी प्रोसेस के अंदर जाकर के उस कर्मचारी का जो बिल बना है वो बिल चेक करना है, कौन से फाइनेंशियल ईयर का है, कौन से मंथ का है। जिस ईयर का जिस मंथ का है उसे सर्च करेंगे तो वो बिल आ जाएगा। यहाँ पे आप इनर आउटर देख सकते हैं, आँख के निशान पे क्लिक करेंगे और इनर आउटर देखेंगे तो उस कर्मचारी का बेसिक 4200 बना, HRA 50 रुपये, DA इतना रुपये, और यहाँ LIC की कटौती कर दी इन्होंने 1608 रुपये। ये एक नया फंडा फंस गया है। अब LIC उस कर्मचारी 1997 से शुरू ना करके उसने 2010-11 में करी, फिलहाल कट रही है। फिलहाल जो LIC कटती है वो उसकी LIC है वो ऐड हो गई।
अब LIC को कैसे हटाएं वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी में थोड़ा सा। इसे आप काट देंगे, ब्लू कलर पे बिल नंबर पे क्लिक करेंगे, बिल को डिलीट ठोक देंगे। बिल को जैसे आप डिलीट करेंगे यस मांगेगा, डिलीट हो गया सक्सेसफुली। अब डिलीट होने के बाद आपको इसकी पार्शियल जो डिटेल आपने बनाई है उसको भी डिलीट करना होगा। आपको वही बिल्स के अंदर सैलरी प्रिपरेशन के अंदर पार्शियल पे दिखाएगा, पार्शियल पे क्लिक करेंगे। पार्शियल पे जैसे क्लिक करेंगे आपको कर्मचारी को सिलेक्ट करना है, नाम से या जो भी ऑप्शन आप चाहें सिलेक्ट करें। इसको प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपको फाइनेंशियल ईयर और मंथ सेलेक्ट करना है, और मंथ सेलेक्ट करते हुए सर्च करेंगे उस कर्मचारी की यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पे एडिट का और डिलीट का दो ऑप्शन आ रहे हैं। आप लोग क्या करिए, डिलीट वाले पे क्लिक करिए। एडिट पे यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिक HRA DA दिख रहा है और GPF दिख रहा है, जब LIC तो दिख ही नहीं रही है, फिर भी LIC ये कटौती कर रहा है। आपको क्या करना है, इसको डिलीट करना है। एड पे क्लिक करें तो इसको डिलीट पे क्लिक करेंगे। डिलीट पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पे पहुंचेंगे। जैसे नेक्स्ट पे जाएंगे, डिलीट को क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट को क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन सब खाली हो जाएगा। देखिए ये सब कुछ नीचे की लाइन खाली हो गई। खाली होने के बाद भी यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है। आपको कई साथी क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट कर दिया, आप चलो बैक चल जाते हैं। जब यहाँ से आप बैक चले जाते हैं तो वो प्रॉपरली डिलीट नहीं होती। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वापस एक रेड कलर में दिखाएगा ये एंट्री डिलीट हो रही है। आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, कंफर्म मांगेगा, कंफर्म हो गया, अब एंट्री उसकी डिलीट हो गई। अब डिलीट हुई, अब क्या करिएगा, उस कर्मचारी को हमें क्या करना है, LIC की कटौती एक बार डिलीट कर देनी है। जब तक LIC की कटौती डिलीट नहीं कर रहे हैं बिल प्रोसेस नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली। ये एक नया फंडा फंसा है सैलरी प्रिपरेशन। और यहाँ सैलरी प्रिपरेशन के अंदर आपको LIC रजिस्टर ऑप्शन दिखेगा, पार्सल पे के एक दो कॉलम नीचे LIC रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और उस कर्मचारी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करेंगे तो उस कर्मचारी कितनी LIC वो आपको यहाँ पे शो करेगी। उसके LIC नंबर नोट करें, उसका अमाउंट नोट करके अवश्य रख लेवें। LIC अमाउंट और LIC के नंबर, ये दोनों पॉलिसी के नंबर नोट करें, स्टार्ट डेट भी नोट करके पेज पे आप रख लें। और फिर इस कर्मचारी के यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, एक एक करते हुए दोनों को डिलीट कर दें। कंफर्म करेंगे, एक डिलीट हो गई। इसी प्रकार से दूसरी भी डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन अवश्य दबाना है, वरना यहाँ से डिलीट होने के बाद वो आगे जाकर के वापस जुड़ जाएगी। इसलिए सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सबमिट हो जाएगा, उसकी LIC डिलीट हो गई। अब LIC डिलीट हुई तो वापस वही सैलरी प्रिपरेशन ओल्ड सैलरी रिलेटेड डाटा, इस पर क्लिक करेंगे तो ओल्ड सैलरी में हमने जो अभी रिक्वेस्ट बनाई थी वो बड़ी है वापस। यहाँ से आपको वापस इस पर क्लिक करना है। इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं अब की बार देखिए साथियों क्या आएगा, सक्सेसफुल। पिछली बार यहाँ फेल्ड आया था, एरर आया था, वो एरर था LIC की वजह से। अब यहाँ पे सक्सेसफुली आ गया। अब हम लोग वापस वही पार्शियल प्रीवियस मंथ सैलरी के अंदर जाएंगे। पार्शियल प्रीवियस मंथ सैलरी के अंदर क्लिक करते हैं, ईयर और मंथ सेलेक्ट करना है, किस कर्मचारी की बनाना चाह रहे हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। इनिशिएट पे क्लिक करेंगे, इनिशिएट पे क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आपका बिल बन गया, बिल बन गया तो ऑटो सैलरी प्रोसेस के अंदर वापस जाएंगे, ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, उस कर्मचारी का आ जाएगा। इनर आउटर पे क्लिक करेंगे, इनर आउट पे क्लिक करेंगे तब की बार केवल GPF के 85 रुपीज़ कटे हैं, LIC है वो हट गई है। अब की बार LIC कटी नहीं क्योंकि LIC हमने वहाँ से हटा दी, इसलिए आप वहाँ से इसका प्रॉपरली बना है जितना हम बनाना चाह रहे थे। 4,586 रुपये बने हैं और नेट अमाउंट 4,501 रुपये है वो आएंगे। ओके, इस प्रकार से उस कर्मचारी का आप ये फिर क्या करना, आपको बिल नंबर पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग बिल नंबर पे क्लिक करते हैं उस कर्मचारी का पूरा बिल खुलेगा, उसे आप देखिएगा। यहाँ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हुए अदर डॉक्यूमेंट से सेलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे और प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। डॉक्यूमेंट अवश्य अपलोड करिएगा वरना ट्रेजरी से ऑब्जेक्शन आ सकता है। ये बिल क्यों बना रहे हैं, कोर्ट का आदेश, DO का आदेश, जो भी आदेश हुए हैं वो आदेश आप लोग अब डालेंगे। प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, संबंधित DDOs के पास OTP जाएगी, यस करिएगा, OTP डालिएगा, बिल फॉरवर्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। आप जो भी पुराने बिल बनाना चाह रहे हैं वो सैलरी के यदि बाकी है तो सैलरी बिल के माध्यम से ही प्रोसेस करिएगा। वैसे यदि आप एरियर के माध्यम से प्रोसेस करते हैं तो वो गलत प्रोसेस है, ठीक प्रोसेस नहीं है। क्योंकि जब सैलरी ही नहीं दी है तो एरियर किस बात का, सैलरी तो बाकी बोल रही है। हम लोगों को सैलरी वाले ऑप्शन के माध्यम से ही बकाया सैलरीज को देना चाहिए। इस तरह से आप लोग आराम से किसी भी कर्मचारी का कितना भी पुराना सैलरी बकाया है दे दीजिएगा, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक बार पुनः निवेदन करूंगा, यदि पूरे महीने में से आधे दिनों का बनाना चाह रहे हैं फिर भी आप जब रिक्वेस्ट बनाते हैं तो पूरे महीने की बनाइए ताकि आगे जा कर के उसकी राशि है वो सही तरीके से काउंटेबल हो, वरना काउंट सही नहीं होगी। यदि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम लगे कमेंट करिएगा, रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः निवेदन करूंगा, वीडियो को अवश्य पूरा देखिए फिर कमेंट करिएगा, आपको प्रत्येक समस्या का समाधान मिलेगा। एक बार पुनः सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।